तो स्वागत है भाइयों एक बार फिर से एक महत्वपूर्ण और नई क्लास के साथ आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लो पे। तो जो आज की अपनी क्लास है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर WO, जेट, ICR, BHU सभी ऑल ओवर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सबके लिए सफिशिएंट होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज बात करने वाला है सीड, जो कि अपना एग्रीकल्चर की बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ है। एग्रोनॉमी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पूरी एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सीड। बिना बीज के आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। तो बीज के बारे में आज अपन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ना सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक्स फॉलो करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे बीज की डेफिनेशन की, परिभाषा की। तो मैं आपको 2 डेफिनेशन बताऊंगा बीज की, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। फिर बात करेंगे उत्तम बीज के गुण, कि एक अच्छा बीज जो होता है उसमें क्या क्या गुण पाए जाने चाहिए। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन टेस्ट वेट या परीक्षण भार, कि परीक्षण भार क्या होता है और किस फसल का परीक्षण भार कितना होता है और किस चीज में यूजफुल होता है, ये कौन सी जगह काम में आता है। भाई अपन देखो परीक्षण भार पढ़ तो रहे हैं पर अपने को यही नहीं पता कि ये कहाँ पे यूज होता है और क्या चीज़ होती है, तो पढ़ने से कोई मतलब नहीं रहता। तो पूरा कुछ कॉन्फिडेंट होकर देखे क्लास में, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं का यहीं समझ में आ जाएगा। और कहीं पे भी कोचिंग, यूट्यूब, कहीं पे भी सीड की इसके अलावा दूसरी क्लास सर्च करने की जरूरत नहीं है आपको। सारा जो सफिशिएंट मैटर है पूरा कंप्लीट इसी में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। बात करते हैं परीक्षण भार, टेस्ट वेट किसे कहते हैं। फिर इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे सीड इंडेक्स, बीज सूचकांक क्या होता है, सीड इंडेक्स के बारे में। इसके बाद में करेंगे बीजों का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ, ठीक है, क्लासिफिकेशन या प्रकार जिसको बोलते हैं। तो इसमें 2 क्लासिफिकेशन देखेंगे, अंकुरण के आधार पे ईपीजियल, हाइपोजियल, और संतति के आधार पे जो दिया हुआ है मूल केंद्रक, केंद्रक बीज, ठीक है, प्रमाणित बीज, पंजीकृत बीज, वो चीज देखेंगे। बिल्कुल कौन सा टैग है, कितने आकार का टैग है, कितना आनुवांशिक सूत्रता है, क्या है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में देखेंगे। नेक्स्ट जो है अपना सीड डोरमेंसी रहेगा, बीज सुसुप्त अवस्था क्या होती है उसके बारे में, प्लस उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर क्या है। बीज डोरमेंसी जो है, सीड डोरमेंसी, बीज सुसुप्त अवस्था है, प्रसुप्त अवस्था, इसमें क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं कि बीज के जो सुसुप्त अवस्था उसके क्या कारण हो सकते हैं, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार इसको हटाया जाता है। तो ये तो बात हो गई आज की क्लास में अपन एंड तक क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आप स्किप ना करो और पूरा कुछ यहीं का यहीं क्लियर हो जाए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वालों का, स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो बीज की सबसे पहले बात करते हैं परिभाषा की, कि बीज की डेफिनेशन क्या रहेगी। तो बीज किसको बोलते हैं कि पुष्प के परिपक्व बीजांड को, पुष्प के परिपक्व। देखो मैं 2 डेफिनेशन बताऊंगा। अगर साइंटिफिक रूप से अपन देखते हैं बीज की डेफिनेशन, तो कि बीज की डेफिनेशन की अगर बात करें तो पुष्प के परिपक्व बीजांड को, पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। अब एक चीज बताना, बीज किस काम में आता है? नया पौधा तैयार करने में। और जो नया पौधा जो तैयार होता है ना, वो पुष्प के जो परिपक्व बीजांड है ना उसी से तैयार होता है। अगर ये अपरिपक्व है तो वो बीज, जो भी बीज है आपका, वो पौधा तैयार नहीं कर सकता, जर्मिनेशन ही नहीं होगा, अंकुरण ही नहीं होगा। तो ये जो अपनी डेफिनेशन है वो बायोलॉजी के हिसाब से है। बात करें एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में बीज की बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में अपन क्या डेफिनेशन देंगे कि किसी पौधे का वह भाग, किसी पौधे या प्लांट का, किसी पौधे का वह भाग। अब वह भाग में कायिक भाग आ सकते हैं आपके, वानस्पतिक भाग या कायिक भाग जिसको बोलते हो आप, जड़, तना, पत्ती, ये जो है जड़, तना, पत्ती, इनसे या और भी किसी पूरी प्लांट की बॉडी में किसी भी उसकी बॉडी पार्ट से अगर अपन नया पौधा तैयार करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बीज कहलाता है। दैट एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे गन्ना है, गन्ने की जो आंख वाली कलिका है तने की, उसको काम में लेते हैं तो वो गन्ने का बीज कहलाती है। पूरी आलू है, आलू का भूमिगत तना काम में लेते हैं, काट के कलिका को लगाते हैं, नया पौधा तैयार हो जाता है, तो आलू का वो बीज ही कहलाता है। पूरे पौधे के अंदर किसी भी उसकी बॉडी पार्ट को लेके, किसी भी एक बॉडी पार्ट से अगर अपन सेम हूबहू नया पौधा तैयार कर सकते हैं तो वो बीज कहलाता है। ये एग्रीकल्चर में डेफिनेशन होते हैं बीज की, कि किसी पौधे के जड़, तना, पत्ती, कायिक भाग या वानस्पतिक भाग से नया पौधा तैयार करने की क्षमता क्या कहलाती है? नया पौधा तैयार होना बीज कहलाता है। ये नया पौधा तैयार करते हैं वह भाग बीज कहलाता है। अब एक चीज मेरे को आप बताइए, आपको बता देता हूं, टोटीपोटेंसी का नाम सुना आपने? टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी ये एक टर्म है। ये क्या होता है इसका मतलब समझना। ये मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये इस जो डेफिनेशन ना इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। डेफिनेशन में एक चीज देखी हमने कि पौधे का कोई सा भी भाग जो नया पौधा तैयार कर सके उसको बीज कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर प्लांट में, किसी भी प्लांट का आप कोई भी टिश्यू या कोई भी भाग लेके आ गए उससे नया पौधा तैयार कर लिया, नहीं होता है। कुछ स्पेशल जो है, विशेष है, उनमें होता है। या बात करते हैं टोटीपोटेंसी की, तो कोई कोशिका है, ठीक है, ये कोई जीव है, इससे इतनी सी कोशिका टूट के अलग हो गई और ये कोशिका अगर दूसरा स्वतंत्र रूप से जीव बना सकती है, इसमें इतनी क्षमता है कि ये दूसरा जीव बना सकती है, तो उस क्षमता को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी बोलते हैं।
वैसे ही किसी पौधे का कोई भी बॉडी पार्ट था, जड़ थी, तना था या पत्ती था, वो उससे टूट के अलग हो गया और टूटे हुए उस भाग में, उस पौधे के टूटे हुए उस भाग में इतनी क्षमता है कि वो दूसरा पौधा उत्पन्न कर दे, तो वो बीज कहलाएगा। और जो उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगी? टोटिपोटेंसी कहलाएगी। और जो टोटिपोटेंसी की जो टर्म है वो किसने दी थी? हेबरलैंड ने। हेबरलैंड, हेबरलैंड का नाम वैज्ञानिक था, हेबरलैंड नाम का वैज्ञानिक था, उन्होंने टोटिपोटेंसी की टर्म दी। बीज की मैंने 2 डेफिनेशन बताई दी है कि पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहते हैं, या फिर किसी पौधे के किसी भी वनस्पति या कायिक भाग जो नया पौधा तैयार कर सकते हैं वो बीज कहलाता है। और जो नया पौधा तैयार करने की जो क्षमता है किसी भाग से, वो क्या कहलाती है? टोटिपोटेंसी कहलाती है। तो ये तो बात होगी नॉर्मली अपने बीज की डेफिनेशन की। अब जो इससे चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो पूछ सकते हैं, पूछी गई है पुराने जो प्रीवियस ईयर के सुपरवाइजर वगैरह के पेपर हैं उनमें, उन सब में, तो वो चीज़ें, ये जो जनरल चीज़ें आपको जरूरी है, सीड साइंस पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, वो चीज़ें बता देता हूँ। फिर आप आराम से बात करेंगे उत्तम बीज के गुण क्या है, एक एक चीज़ बहुत आराम से समझाऊंगा मैं आपको। तो बात करते हैं सबसे पहले NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन। NSC इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम। हिंदी में क्या बोलेंगे? नेशनल का राष्ट्रीय, सीड का बीज, कॉरपोरेशन का निगम, राष्ट्रीय बीज निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मार्च 1963, 7 मार्च 1963 में राष्ट्रीय जो बीज निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी? 7 मार्च 1963। इसके शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम, 7 मार्च 1963। बात करते हैं आगे की बीज अधिनियम। जो बीज अधिनियम है, सीड एक्ट जो है बीज अधिनियम, वो कब बना और कब लागू हुआ? 2 चीजें हैं। देखो, अगर अपन थोड़ा सा डीपली सही से देखते हैं तो 2 चीज अपने सामने आती है बीज अधिनियम को लेके। तो बीज अधिनियम 29 दिसंबर 1966 को, 29, ठीक है, 29 दिसंबर 1966 को बनाया गया था, लागू नहीं किया गया था। कुछ जगह आपको ये डेट भी मिल जाएगी। जबकि जो बीज अधिनियम है उसको लागू जो किया गया था वो कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1969 में। 2 अक्टूबर 1969 में जो बीज अधिनियम है उसको लागू किया गया था। जबकि बीज अधिनियम बना कब था? 29 दिसंबर 1966 को बना था। ये हो गई बीज अधिनियम की बात। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान के एग्जाम्स को लेके, सुपरवाइजर को लेके, जेट को लेके, इनको तो RSSC, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज निगम। आर का क्या होगा? राजस्थान स्टेट, एस स्टेट सीड कॉरपोरेशन, राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई? ये इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। RSSC की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन। हिंदी में अगर इसकी बात करें अपन तो क्या है? राजस्थान राज्य बीज निगम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978, 78, ठीक है। राजस्थान राज्य बीज निगम की स्थापना कब हुई? 1978 के अंदर हुई थी। अब बात आती है ISTA। ये वैसे सुपरवाइजर में नहीं पूछता, ISTA अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये राजस्थान लेवल की 12th लेवल की भर्ती है। तो बाकी जेट वगैरह, WO वगैरह आप एग्जाम दे रहे हो तो उनमें आ जाती है ये चीज़ें, और आपको पता होना जरूरी है सीड साइंस पढ़ने से पहले। तो ISTA, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, इंटरनेशनल सीड जो टेस्ट अथॉरिटी है, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला जो है वो 1924 में बनी थी। कब बनी थी? 1924 में बनाई गई थी। क्या है? ISTA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सीड टेस्ट अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला 1924। एक चीज बताऊं, ये 1924 में क्या हुआ था? इसका संगठन हुआ था। जबकि भारत जो इसका सदस्य बना था वो बना था 1961। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला जो है या ISTA है, इंटरनेशनल सीड टेस्ट अथॉरिटी है, वो कब बनी? सन 1924 में बनी। पर जो भारत है, अपना कंट्री है, इंडिया है, वो इसका सदस्य कब बना था? 1961 के अंदर बना था। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अपने को पता होना चाहिए, जनरली बीज के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे आता है CSTL, सेंट्रल सीड टेस्ट लेबोरेटरी, केंद्रीय। ये तो क्या थी? इंटरनेशनल थी। ये क्या है? सेंटर की है, सेंट्रल सीड टेस्ट लेबोरेटरी, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, कि आपको सीधा सीधा मिल गया RSSC, पूरा नाम लिखिए। ऑप्शन आपको मिलेंगे तो अपन थ्योरेटिकल के हिसाब से नहीं, अपन ऑप्शनल एग्जाम्स के हिसाब से इसको रीड आउट करेंगे। तो RSSC का फुल फॉर्म क्या होता है? राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, राजस्थान राज्य बीज निगम, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1978, 1978 के अंदर हुई थी। अभी अपन बात करें CSTL, सेंट्रल सीड टेस्ट लेबोरेटरी, जो है केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला। ये कहाँ पे? नई दिल्ली में है, और सन 1966 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? सन 1966 में। बात करते हैं सीड ऑर्डर, सीड ऑर्डर जो बीज आदेश जिसको बोले हिंदी में,
बीज आदेश, सीड ऑर्डर, ये कब लागू हुआ था? बीज आदेश जो लागू हुआ था वो हुआ था 1983 में, 83, 1983 बीज आदेश कब लागू हुआ? सन 1983 के अंदर लागू हुआ था बीज आदेश। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज रहती है अपने बीज को लेके कि बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम में कब सम्मिलित किया गया? कि बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम में सम्मिलित किया गया था सन 1955 में। अब देखो एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए भी, एग्रीकल्चर क्यों करते हैं मनुष्य? एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? कि अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो क्रियाएं कर रहा है, तो प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो क्रियाएं कर रहा है उनमें बीज आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो सम्मिलित किया गया था। आवश्यक है बीज, बीज के बिना फसल थोड़ी उत्पादित होगी, और फसल उत्पादित नहीं होगी तो खाओगे क्या आप? जो खाद्यान्न की पूर्ति है वो एग्रोनॉमी के थ्रू ही तो होती है, जो इसके आप पढ़ोगे उसी में तो होती है कि एग्रोनॉमी के क्या क्या महत्व है, उनमें होएगी कि फसल उगाते हैं और खाद्यान्न की पूर्ति करते हैं। जब बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया तो ये तो गलत है। तो बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम में कब सम्मिलित किया गया था? सन 1955 में। क्या है? बीज को, जो सीड है उसको, बीज को आवश्यक वस्तु अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम में सम्मिलित किया गया सन 1955 में। तो ये जो सन वगैरह जो समितियां, जो संगठन जो बता रहा हूँ मैं, एनएसएस नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, 7 मार्च 1963 राष्ट्रीय बीज निगम, बीज अधिनियम 29 दिसंबर 1966 को बना, 2 अक्टूबर 1969 को लागू हुआ, आरएसएससी राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन 1978, आईएसटीए इंटरनेशनल सीड टेस्ट अथॉरिटी 1924 में बनी थी और 1961 में भारत ने इसमें भाग लिया था, इसका सदस्य बना था। उसके बाद में सीएसटीएल सेंट्रल सीड टेस्ट लेबोरेटरी केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला नई दिल्ली में 1966 में बनी थी। सीड ऑर्डर 1983 में लागू हुआ। आवश्यक वस्तु अधिनियम में बीज को कब सम्मिलित किया गया? सन 1955 में। तो इन चीज़ों को मैं मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं जो अपने टॉपिक्स हैं उनकी, कि अपने को क्या क्या पढ़ना है और किस तरीके से ईजी लैंग्वेज में आपको यहीं के यहीं याद करवाएंगे। तो ये चीज़ें देखेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको बीज की संरचना बता देता हूँ। जो बीज की संरचना क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। आपके सीड स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। ये बीज की संरचना है। यहाँ पे बड़ा बीज बना देता हूँ मैं, वहां से आपको दिखे नहीं तो। ये बीज की संरचना के अंदर अगर अपन पढ़ते हैं, सबसे पहले अपने को क्या, ये क्या है? भ्रूण, ऊपर की तरफ जो पाया जाता है जहां से अंकुरण होता है, भ्रूण होता है। फिर बीज के जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उनमें पढ़ेंगे ईपीजीएल, हाइपोजीएल अंकुरण, अंकुरण के आधार पर वर्गीकरण जो देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ निश्चिंत रहें, बिल्कुल सही और सर्टिफाई, आपको मतलब संतुष्ट हो इस क्लास से। जितना आपको चाहिए उतना मैटर आपको इसमें मिलेगा। दूसरी क्लास देखने की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से देखें, सही से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो भ्रूण, ये क्या है? बीज में जो पाया जाता है भ्रूण, एम्ब्रियोन जिसको बोलते हैं। बाद में ये है इसका सीड कोट, जिसको बीजावरण बोल सकते हो आप, बीजावरण या सीड कोट। अब सीड कोट बीजावरण है, बीज के ऊपर पाए जाने वाला आवरण। ये 2 परतें होती है इसके अंदर, बीजावरण के अंदर 2 परत होती है। एक तो होती है बाहरी परत और एक होती है अंदर वाली, अंदरूनी परत, ठीक है, आउटर लेयर और इनर लेयर। बीज की संरचना में जो सीड कोट पाया जाता है बीजावरण, उसके 2 परतें पाई जाती है। जैसे कोई भी चीज़ है, ये चीज़ है, ठीक है, ये किसी की सतह है बीज की, तो इसमें 2 परत पाई जाएगी। ये वाली है वो तो क्या आएगी? आउटर लेयर, और ये वाली इनर लेयर। आउटर लेयर और इनर लेयर कहलाती है। तो जो बाहरी है उसको क्या बोलते हैं? टेगमिना। टेगमिना, जो बाहरी परत है उसको क्या बोलते हैं? बीज की बाहरी परत, टेगमिना। और जो अंदर की परत है, ये देखो सीड कोट की जो इनर लेयर है उसको क्या बोलते हैं? टेस्टा, TESTA, टेस्टा। टेगमिना और टेस्टा क्या है? बीज की, बीज के ऊपर जो आवरण पाया जाता है, सीड कोट जो पाया जाता है, उसकी लेयर्स है। जो आउटर लेयर है वो है टेगमिना और जो इनर लेयर है वो है टेस्टा। फिर ये जो बीच में ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है इसका? एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष का क्या काम होता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो ये नॉर्मली अपने बीज की संरचना की बात कर ली, डेफिनेशन की बात कर ली कि पुष्प के परिपक्व बीजाणु को बीज कहते हैं, या फिर किसी भी पौधे के जड़ तना पत्ती से नया पौधा तैयार होता है तो उसको बीज कहते हैं। ये बीज की संरचना की हमने बात कर ली, टेगमिना, टेस्टा, सीड कोट, भ्रूण, ठीक है। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, डेफिनेशन के बाद में उत्तम बीज के गुण। कि एक कोई बीज है, ठीक है, आप किसी फसल का आपको बीज मिल रहा है तो आप कैसे उसको वो करोगे जज कि ये उत्तम बीज है या नहीं है, ठीक है, अच्छा बीज है या नहीं है। अच्छा बीज या उत्तम बीज जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी, उनकी बात करते हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें उत्तम बीज की, तो उत्तम बीज स्थानीय किस्मों के मुकाबले 10 से 15% जो वहाँ की लोकल जो वेराइटीज़ हैं
देखो उत्तम बीज तो तभी कहलाएगा जब देखो यहाँ पे कोई चीज़ मेरे पास पहले से अवेलेबल है, स्थानीय लोकल चीज़ है, और मैं बाहर से ला रहा हूँ, उसमें भी सेम अब मेरे को प्रोडक्शन मिल रहा है, उत्पादन मिल रहा है, तो फिर उसको मैं उत्तम बीज थोड़ी बोल सकता हूँ। ये काम तो यहाँ वाले लोग ही कर रहे थे, बाहर से लाके क्या फ़ायदा हुआ। तो उत्तम बीज क्या कहलाएगा, जो वहाँ की लोकल वेराइटीज है, स्थानीय जो किस्में हैं, उनसे लगभग 10 से 15% अधिक उपज दें। भाई उत्तम बीज को ला रहे हैं, अच्छे बीज, अधिक उत्पादन लेने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए। तो फर्स्ट अपना जो रहेगा इसमें उद्देश्य वो उत्पादन ही रहेगा। तो क्या करें, वो उत्पादन किससे अधिक दे, जो मैं पहले उगा रहा था, जो लोकल जो वेराइटीज थी, स्थानीय जो मेरी किस्में थी, उनसे क्या 10 से 15% अधिक उपज देने वाला होना चाहिए। क्या बढ़ा रहा हूँ मैं, उत्तम बीज के गुण। तो उत्तम बीज के गुणों में पहला है कि किसी उत्तम बीज के गुण स्थानीय किस्मों के मुकाबले 10 से 15% अधिक उपज देने वाला होना चाहिए। अब उपज कब देगा, देखो मैंने कोई बीज मंगवाया है बाहर से, किसी विदेश से, और यहाँ पे मंगवाया है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है उसके सूटेबल होना चाहिए। वो भाई जलवायु जो है वो उसके अनुकूल होनी चाहिए। जो मृदा है, सोइल भी कैसी होनी चाहिए, उसके लिए सूटेबल होनी चाहिए। जो यहाँ का जल है, लवणीय है, क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है, वो भी उसके अंतर्गत आना चाहिए, सूटेबल, तभी तो वो उत्पादन देगा। तो जो स्थानीय किस्मों से 10 से 15% अधिक उपज दे, तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी, ये चीज़ें आएगी। स्थानीय किस्मों की मुकाबला तो तभी करेगा जब वो इन चीज़ों में उससे अधिक सर्टिफाई होगा, अच्छे से लग पाएगा। तो फर्स्ट अपना क्या है उत्तम बीज के गुणों में, कि 10 से 15% अधिक उपज दें, किससे, स्थानीय किस्मों से। नेक्स्ट जो उत्तम बीजों के हैं, बीजों की भौतिक शुद्धता। क्या है, बीजों की भौतिक शुद्धता। बीजों की भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता का मतलब होता है जो अपने आंखों से दिखाई दे। ये कोई बीज का पैकेट है, ठीक है, ये कोई बीज की थैली है आपके, और इसमें बीज पड़े हैं, पैकिंग की हुई है। बीच में आपको इसमें कुछ कटे फटे बीज दिख रहे हैं, या फिर आपको इसमें कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, कुछ कांच का टुकड़ा दिख रहा है, या किसी अन्य फसल के बीज दिख रहे हैं, कुछ भी जो अपने आंखों के द्वारा देखी जाती है, आंखों के द्वारा अपन देख लें या बीन सके, उसको उठा सके, वो क्या कहलाती है, बीजों की भौतिक शुद्धता कहलाती है। ठीक है, तो बीजों की भौतिक शुद्धता के अंदर क्या आएगा, समझना आराम से। बीजों की भौतिक शुद्धता में कि आंखों से देखी जा सकती है, और इसको क्या प्रभावित करते हैं, बीजों की भौतिक शुद्धता को कौन कौन प्रभावित करता है। दूसरी फसल के बीज आ गए, कटे फटे बीज आ गए, कुछ भी कचरा आ गया, फसल घास फूस आ गया, ठीक है, तो वो बीजों की भौतिक शुद्धता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उत्तम बीज में पहला गुण क्या था कि 10 से 15% अधिक उपज दे रहा है। दूसरी उसमें क्या विशेषता देखेंगे कि अच्छा बीज है, कि बीजों की भौतिक जो शुद्धता है वो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। और बीजों की भौतिक शुद्धता में क्या आता है, जो चीज़ें अपने आंखों से दिखाई पड़ रही है वो चीज़ें आएगी। तो बीजों की अगर अच्छा बीज है ना, तो उसकी 98% से कम नहीं होनी चाहिए, 98% से ज़्यादा ही होनी चाहिए भौतिक शुद्धता। मतलब भौतिक शुद्धता अगर प्रतिशत में बात करें तो 98% से अधिक है ना, वो ही उच्चम बीज में आएगा, या जिसको बोल सकते हो उत्तम बीज, उसमें उसको सम्मिलित करेंगे। भौतिक शुद्धता जिसकी कितनी है, 98% से अधिक है। अब भौतिक शुद्धता कैसे निकालते हैं, वो सूत्र देखो। भौतिक शुद्धता बराबर प्योरिटी परसेंटेज बोलते हैं इसको। तो भौतिक शुद्धता कैसे निकालते हैं, इसका जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है भौतिक शुद्धता का, वो मैं आपको बता देता हूं कि शुद्ध बीजों का वजन, शुद्ध बीजों का वजन बटा नमूने में लिए गए बीजों का वजन। बीजों का वजन इंटू 100। अब इसको रटना नहीं है, समझना है। शुद्ध बीजों का वजन, ठीक है, मैंने किसी फसल में या भौतिक शुद्धता मेरे को निकालनी है बीजों की, तो मैं बाजार से खरीद के लाया हूँ शुद्ध बीज 5 किलो, ठीक है, उनमें से शुद्ध बीजों का वजन ठीक है, नमूने में लिए गए कुल बीजों का वजन, तो मैंने लिया टोटल, मैंने 5 किलो नमूना लिया एक बीज का, उसमें से मेरे पास शुद्ध है 4.6, मतलब 4 किलो 600 ग्राम जो है वो शुद्ध बीज है, और टोटल नमूने का वजन कितना था बीजों के पैकेट का, 5 किलो इंटू 100। अब इसको सोल्व कर लो। अगर इसकी भौतिक शुद्धता 98% से अधिक आ रही है तो ही इसको उत्तम गुण बोल सकते हैं अपन, उत्तम बीज बोल सकते हैं, अच्छा सीड बोल सकते हैं। निकालने का सूत्र मैंने बता ही दिया कि शुद्ध बीजों का वजन बटा नमूने में लगे कुल बीजों का वजन इंटू 100। तो इसको क्या बोलते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको प्योरिटी परसेंटेज या बीजों की भौतिक शुद्धता बोलते हैं। अब एक शब्द यहाँ पे आता है डोकेज, डोकोज या डोकेज। डोकेज क्या होता है, ये कोई बीज है, बीज का पैकेट है, थैली है, इसमें बीज भरे हुए हैं, पैकिंग की हुई है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कोई टुकड़ा पड़ा है लकड़ी का, यहाँ पे छोटा सा पत्थर पड़ा है,
तो बीजों के अंदर पाई जाने वाली जो भौतिक अशुद्धता है, बीजों के अंदर पाई जाने वाली भौतिक जो गंदगी जो अपने को आंखों से दिखाई पड़ रही है, वो डोकेज कहलाती है। क्या कहलाती है? डोकेज कहलाती है। बीजों की भौतिक शुद्धता यही तो थी कि जो अपने को आंखों से दिखाई दे रही है वो अशुद्धता भौतिक कहलाती है। ठीक है, बीजों की भौतिक शुद्धता कहलाती है। और कितनी होनी चाहिए? 98% से अधिक होनी चाहिए। मतलब बीज शुद्ध होना चाहिए 98% से अधिक। उसमें जो कीट फीट है, कटे फटे बीज है, या जो भी भाग पड़ा है, ठीक है, किसी का भी भौतिक अशुद्धता के अंदर पत्थर भी हो सकता है, ठीक है, कोई लकड़ी का टुकड़ा भी हो सकता है, घास फूस का टुकड़ा भी हो सकता है, जो आंखों से दिखाई पड़ रहा है और अपन उसको अलग करते हैं, वो अशुद्धि क्या कहलाएगी? डोकेज। तो डोकेज जो शब्द है उसकी डेफिनेशन देख लो आप। डोकेज किसे कहेंगे? कि बीजों में पाई जाने वाली भौतिक अशुद्धता, बीजों के अंदर, बीजों में पाई जाने वाली भौतिक अशुद्धता, अशुद्धता क्या कहलाती है? डोकेज कहलाती है। तो उत्तम बीज के गुण में पहली चीज हो गई कि स्थानीय किस्मों से 10 से 15% अधिक उपज दे। सेकंड चीज होगी बीजों की भौतिक शुद्धता जो कि 98% से अधिक होनी चाहिए। और सूत्र क्या है इसका? शुद्ध बीजों का वजन बटा नमूने में लिए कुल बीजों का वजन इंटू 100 परसेंटेज निकालना है। 98 से अधिक आना चाहिए इसका रिजल्ट। थर्ड है आनुवांशिक शुद्धता, इनको हटा देते हैं। आनुवांशिक शुद्धता पूरी क्लास आराम से एंड तक देखिए, मेरे को फीडबैक जरूर दे, समझ में आया नहीं आया, जो भी है आपके, कुछ रहा तो नहीं है बाकी इसमें। उत्तम बीज के गुण पहला लिख लिया कि स्थानीय किस्मों से अधिक 10 से 15% अधिक उपज। दूसरा हमने लिखा भौतिक शुद्धता, जो कि कितनी होनी चाहिए? 98% अबाउ होनी चाहिए। थर्ड है आनुवांशिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता। थर्ड में बात करते हैं आनुवांशिक शुद्धता की। तो आनुवांशिक शुद्धता में क्या आएगा कि समान, अपने कोई बीज ला रहे हैं तो सब क्या है? समान किस्म के होने चाहिए। ऐसे नहीं कि दूसरी किस्म के बीज आ गए या दूसरी फसल के बीज आ गए, दूसरी किस्म के, आनुवांशिक रूप से उनके अंदर के गुण। बाहर से तो सारे सेम दिख रहे हैं आपको, पर बाद में कोई छोटा उग रहा है, कोई बोना उग रहा है, ठीक है, किसी के फल गोलाकार है, किसी के अंडाकार है। तो वो जो सारे गुण हैं जो आनुवांशिक जीनों के आधार पर या अंदर से नियंत्रित होते हैं, जो अपना आंखों द्वारा नहीं देख सकते, वो किस में आते हैं? आनुवांशिक शुद्धता के अंदर आते हैं। किस में आते हैं? आनुवांशिक शुद्धता के अंतर्गत आते हैं ये चीजें सारी, कि सभी बीज समान गुणों वाले होने चाहिए, समान किस्म के होने वाले चाहिए। और जो आनुवांशिक शुद्धता है वो कितनी होनी चाहिए? 99.9%, 99% होनी चाहिए। 99% से अगर आनुवांशिक शुद्धता कम है तो कोई दिक्कत नहीं, बीज की आनुवांशिक शुद्धता कम भी आ सकती है किसी फसल की, किसी की भी, पर दूसरी किस्म के बीज मिल गए। जैसे गेहूं की मेरे पास 2 किस्में हैं, ठीक है, सोनालिका और एक और किस्म है, तो उसमें दूसरी किस्म के मिल गए, है तो वो गेहूं ही, बीज तो गेहूं के है, पर वो आनुवांशिक अशुद्धता हो गई उनके अंदर। क्या हो गई? आनुवांशिक अशुद्धता हो गई। अपने को चाहिए सेम किस्म के चाहिए, सारे सेम गुणों वाले चाहिए, सेम आनुवांशिक गुणों वाले चाहिए। तो आनुवांशिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए किसी फसल की? 99.9%। कितनी होनी चाहिए? 99.9% है किसी फसल के बीजों की आनुवांशिक शुद्धता, तो ही उसको क्या बोल सकते हैं? उत्तम बीज बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट 4 नंबर पे देखते हैं। हाँ, आनुवांशिक शुद्धता के लिए जो टेस्ट किया जाता है चेकआउट करने के लिए, उसको बोलते हैं G0, G0 या ग्रो आउट टेस्ट। ग्रो आउट टेस्ट क्या बोलते हैं? ये चीज़ याद रखना, बहुत बार पूछा गया है कि आनुवांशिक शुद्धता की जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है फसल के बीजों के साथ, तो G0 या ग्रो आउट टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? G0 या ग्रो आउट टेस्ट बोलते हैं। अभी किसानों को केवल है ना 12% ही, अब उन्नत बीज की बात कर रहे हैं ना, तो परसेंट की अगर बात करें ना, इंडिया, भारत एक कृषि प्रधान देश है और 65% जो पॉपुलेशन है, 65 से अधिक जो जनसंख्या है, 65% से अधिक वो कृषि और कृषि जो उद्योग है उन पे निर्भर है। फिर भी भारत के अंदर प्रेजेंट में अगर अपन बात करते हैं ना, तो किसानों को केवल 12% ही उन्नत बीज मिल पाता है। और 12% में भी सबसे ज़्यादा जो है 50% वो बाजरे का यूज करते हैं। बाजरे का क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे भी लॉजिक है। किसान है, बाजरा लगाया, काट के पशुओं को खिला देता है, तो उससे नया बीज नहीं बन पाता है, तो उसको फिर हर साल नया बीज लेना पड़ता है सोसाइटी से, कहीं पे भी इफको वगैरह नया बीज लेना पड़ता है। इस वजह से जो उन्नत बीज है ना, उसमें सर्वाधिक जो यूज करता है वो बाजरे का करता है। और प्रेजेंट में कितने % किसानों को या कितने % जो बीज यूज हो रहा है, उसमें केवल 12% ही उन्नत बीज यूज होता है, बाकी सारा ऐसे ही है। कोई पिछले साल का ले रहा है, आनुवांशिक शुद्धता चेक ही नहीं कर रहे हैं, भौतिक शुद्धता से कोई मतलब ही नहीं है उनको, ठीक है, ऐसे लगा रहे हैं। तो अपन पढ़ के आ रहे हैं भौतिक की बीजों की जो उत्तम बीज है, जो उत्तम बीज है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए।
बात करते हैं 3 गुणों की बात होगी। आनुवंशिक सूत्रता 99.9 चाहिए, जीरो आउट या ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। बात करते हैं